हेलो दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने द क्विक शो में। तो आज हम एनालिटिकल रीजनिंग के पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है कथन और अनुमान या पूर्व धारणा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इस रीजनिंग का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था कथन और निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि कैसे हम स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन पेपर में सही कर सकते हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में जितने भी पूर्व धारणा के टाइप्स पूछे गए हैं वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। तो आपका कोई भी टाइप ऐसा नहीं बचेगा इस चैप्टर का जो आपका पेपर में आया हो और आपको ना आता हो। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं एक गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका आने वाले किसी भी एग्जाम में स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ चीजें बता दूं। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं एज अकाउंटेंट ऑफिस ऑफ सीजीए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में दिल्ली में वर्किंग हूँ। मैंने काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किए हुए हैं और मुझे कंपटीशन के क्षेत्र में लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को शुरू फटाफट। तो एनालिटिकल रीजनिंग में हम कथन और निष्कर्ष ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम करने वाले हैं कथन और अनुमान या पूर्व धारणाएं, और बाकी के 2 चैप्टर में बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा ताकि एग्जाम से काफी दिन पहले आपका एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट कंप्लीट हो जाए और आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाए और पेपर में आप सिलेक्शन ले सके। ठीक है, तो बात करते हैं अनुमान और पूर्व धारणा आखिरकार है क्या। अवधारणा जो किसी कथन में निहित तथ्य को दर्शाती है। अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो वह अपने विचार की हर बात, हर पहलू को शब्दों में नहीं पिरोता है। बहुत कुछ है जो वह अपने कथन में अनकहा छोड़ देता है। जिसे वह अनकहा छोड़ देता है उसका कथन में दी गई जानकारी के आधार पर अनुमान लगाना या बिना किसी प्रमाण के मान लेना अनुमान या परिकल्पना या पूर्व धारणा कहलाता है। अर्थात अगर आपसे कोई किसी चीज के बारे में बात कर रहा है तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें पूरी तरीके से नहीं बोलता है, लेकिन आप ऑलरेडी उसकी बातों से समझ जाते हो कि ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है या इसने ये चीजें मिस कर दी है, लेकिन मेरे को पता लग गई है। चलिए इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से। मेरे पास कथन दिया गया एक मैथ्स की इक्वेशन, मैंने इसको सॉल्व किया। 24+3 27, √2 to 5 को मैंने लिखा 15 और 5 से डिवाइड किया तो 3, 27 में से 3 गए, फाइनली आंसर निकला 24। और जो फाइनली परिणाम निकलता है हम उसको निष्कर्ष बोलते हैं। पूर्व धारणा अलग होता है। ये चीजें मैं आपको डिटेल्स में आगे बताने वाला हूँ कि निष्कर्ष और पूर्व धारणा में क्या अंतर है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज बताइए, आंसर तो मेरा आ गया, क्या मैंने एक चीज देखी कि मैंने इसका कैसे सॉल्यूशन किया, ये तो मेरे को पता ही नहीं। लेकिन आपको पता है, हाँ। तो इसका मतलब यही अनुमान, यही पूर्व धारणा होती है कि जो चीज हमें दी गई है और हमें उसमें क्या चीज ढूंढनी है, हमें क्या अनुमान लगा के उसमें से कुछ निकालना है ताकि हमें पता लग सके कि फाइनली निष्कर्ष कैसे निकला है। इसका मतलब तुमने अनुमान लगा लिया होगा कि 3 कैसा आया। तुमने देखा कि √2 to 5 को लिख सकते हैं 15 और 5 से जब डिवाइड किया तो बना 3। इसका मतलब तुमको अनुमान हो गया मेरे बिना लिखे कि ऐसे ऐसे कुछ होना है। ठीक है, यही होता है अनुमान। एग्जाम्पल नंबर 2 से समझते हैं। मैंने एक कथन दिया जिसमें लिखा है कल रात बारिश हुई, जमीन पर फिसलन है। तो इसमें क्या चीज छुपी हुई है? इसमें छुपी हुई है बारिश, यानी बारिश के पानी से जमीन पर फिसलन आती है, ये हमें पता है। ये हमें दिया नहीं गया कथन में, लेकिन हमने अनुमान लगाया और परिकल्पना या पूर्व धारणा की कि हमें पता है कि बारिश के पानी से जमीन पर फिसलन आती है, और अगर जमीन पर फिसलन है तो कल रात बारिश हुई। और ये कथन तो हमें दिया गया था कि इसमें क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं। समझ रहे हो? चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर बात करें निष्कर्ष और पूर्व धारणा में अंतर की, ये हमको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसका मतलब निष्कर्ष वाला चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हम पार्ट 2 में अभी पढ़ रहे हैं पूर्व धारणा। तो हमको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच आखिरकार डिफरेंस है क्या चीज, क्योंकि हमें तो ये सारे चैप्टर एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें अंतर धरती आसमान का है भाई साहब। तो मैं आपको निष्कर्ष की डेफिनेशन बता देता हूं कि निष्कर्ष एक विकल्प या निर्णय है जो किसी के द्वारा कहे गए तथ्यों या वाक्यों पर विचार या शोध की अवधि के बाद बनाया जाता है। अंतिम परिणाम
निष्कर्ष कहलाता है। जैसे मैंने पिछली इक्वेशन सॉल्व करी थी, उसमें हमारा अंतिम जो आंसर था 24, वो उसका निष्कर्ष था। उसके बीच में जो कहीं पूर्व धारणा थी, यानी अंडर रूट 2 to 5 को मैंने 15 लिखा था, वो उसके बीच में अनुमानीय पूर्व धारणा थी। ठीक है, और हम पूर्व धारणा की अगर परिभाषा देखते हैं तो देख लो, जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई वाक्य या कथन कहा जाता है तो वह संपूर्ण घटना का परिचय नहीं कराता है, अर्थात बहुत सारे विषयों को बिना कहे ही छोड़ देता है। श्रोता उन अनकही बातों का अनुमान लगाकर ज्ञात कर लेता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। यही बातें पूर्व धारणाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने उस इक्वेशन में सॉल्व करते टाइम अंडर रूट 2 to 5 और भाग 5 को स्टेप वाइज नहीं बताया था कि इसका आंसर ऐसे 3 आएगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट 3 लिखा। लेकिन आपने अनुमान लगा लिया ना कि वहां अंडर रूट 2 to 5 को मैंने 15 और डिवाइडेड बाई 5 मतलब 3 लिख दिया। समझ गए? तो हमारा फाइनली जो आंसर पहुंचा 24, वो हमारा निष्कर्ष है, और जो बीच में हमने अनुमान लगाया वो हमारी पूर्व धारणा है। क्या आपको चीजें समझ आई कि निष्कर्ष और पूर्व धारणा में क्या अंतर है? यदि हाँ, तो निष्कर्ष के बारे में हम कह सकते हैं वो 100% सच होता है, और जो निष्कर्ष निकलता है वो कथन पर डिपेंड होता है। इसका मतलब 24 आंसर जो हमारा पिछले क्वेश्चन में आया, वो ऊपर वाली इक्वेशन यानी कथन के आधार पर आया। अगर मैंने कथन कुछ और दिया होता तो मेरा निष्कर्ष कुछ और निकलता। इसका मतलब फाइनली मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, इस वीडियो में फिर रिपीट करता हूं कि निष्कर्ष हमारा कथन पर ही डिपेंड करता है। हम एक्स्ट्रा चीजें नहीं सोचते हैं, लेकिन अजम्पशन पे हम एक्स्ट्रा चीजें सोचते हैं, जो चीजें हमें ऑलरेडी ज्ञात हैं, हमारे माइंड में है, हमें नॉलेज में है, तो हम उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो पूर्व धारणा 100% सच भी हो सकती है और संभावना भी हो सकती है, यानी 80-90% भी हो सकता है कि हाँ सच हो, तो लेकिन वो संभावनाएं होती हैं, तो इसलिए पूर्व धारणा संभावनाएं भी होती हैं और 100% सच भी होता है। जैसे 100% सच हम पिछले क्वेश्चन में लगा चुके हैं, और संभावनाएं वाले क्वेश्चन हम आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में देखेंगे। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं। मेरे पास कथन दिया गया है कि एक क्रिकेट मैच में भारत का स्कोर 80 रन पर 7 विकेट है। इसका मतलब भारत ने 80 रन बनाकर 7 विकेट अभी तक खो चुका है, तो सचिन तेंदुलकर अभी भी खेल रहा है। ठीक है, हमारे पास निष्कर्ष या जो भी पूर्व धारणा निकलेगी वो क्या है कि सचिन तेंदुलकर एक बल्लेबाज है और एक अच्छा बल्लेबाज भारत को जीत दिलाता है। सेकंड नंबर का हमारा है कि भारत ने 80 रनों पर आधे से ज्यादा विकेट खो दिए। ठीक है, तो अब आपको मुझे ये बताना है कि बताओ ये निष्कर्ष निकलता है या नहीं निकलता है। हम बात कर रहे हैं निष्कर्ष की। ठीक है, सिर्फ अभी मैं बता रहा हूं कि निष्कर्ष, क्या ये निष्कर्ष निकलेगा या नहीं। मुझे जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो मुझे कथन दिया गया है, उसमें कहीं नहीं बोला है कि सचिन तेंदुलकर एक बल्लेबाज है। ठीक है, इसका मतलब निष्कर्ष तो ये नहीं निकलेगा। अगर बात करें धारणा की, तो क्या धारणा निकलती है इस कथन से? ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है ये निकलता है? तो चेक कर लेते हैं। एक क्रिकेट मैच में भारत का स्कोर 80 रन पर 7 विकेट है, सचिन तेंदुलकर अभी भी खेल रहा है। हमें ये पता है कि सचिन तेंदुलकर एक बल्लेबाज है और एक अच्छा बल्लेबाज भारत को जीत दिला सकता है। इसका मतलब हाँ, ये हम अजम्पशन, ये अनुमान लगा सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर बल्लेबाज तो है ही, ये तो हमें भी पता है, और एक अच्छा बल्लेबाज भारत को जीत दिला सकता है। इसका मतलब धारणा हमारी निकल सकती है कि हाँ, ये स्टेटमेंट सही है और भारत को जीत दिला सकता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे मैच जिताए हैं। हमें ऑलरेडी सचिन तेंदुलकर के बारे में चीजें पता है, तो इसलिए हम पूर्व धारणा निकाल सकते हैं। निष्कर्ष क्यों नहीं निकाल रहे पता लग गया, क्योंकि हमारे पास कथन में नहीं दिया गया कि सचिन तेंदुलकर एक बल्लेबाज है। समझ रहे हो? अगर बात करें स्टेटमेंट नंबर 2 की, तो क्या ये निष्कर्ष निकलता है? मैं अभी पूछ रहा हूँ सिर्फ निष्कर्ष के बारे में, क्या ये निष्कर्ष निकल सकता है? तो इसमें दिया गया है कि भारत ने 80 रनों पर आधे से ज्यादा विकेट खो दिए। आप मुझे एक बात बताओ, इस कथन में कहीं लिखा है ऐसा कि 11 बल्लेबाज होते हैं, कि 14 बल्लेबाज होते हैं, कि 20 बल्लेबाज होते हैं? नहीं, तो मैं निष्कर्ष कैसे निकाल सकता हूँ भाई? निष्कर्ष तो मैं तभी निकाल सकता हूँ जो मेरे कथन में दी गई जानकारी के अनुसार वो काम करे। इसका मतलब ये निष्कर्ष तो नहीं निकलेगा, ये वाला निष्कर्ष गलत है। तो क्या ये स्टेटमेंट एक पूर्व धारणा है? हाँ, ये स्टेटमेंट एक पूर्व धारणा है। कैसे? भारत ने 80 रनों पर आधे से ज्यादा विकेट खो दिए, और हमें इस चीज की नॉलेज है, हमें ये ज्ञात है कि एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ी खेलते हैं और 11 विकेट होते हैं, और अगर 7 विकेट गिरे हैं, इसका मतलब आधे से ज्यादा विकेट गिरे हैं। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है और धारणा में सही हो जाएगी, लेकिन निष्कर्ष में ये दोनों चीजें गलत हो जाएंगी। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि धारणा और निष्कर्ष में क्या डिफरेंस है। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं आगे। मैं आपको बताने वाला हूं 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद एग्जाम्पल। मैं पूरा 100% ट्राई करूंगा कि आपके दिमाग में ये चीजें डाल पाऊं विद डेफिनेशन,
और विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमारा पॉइंट नंबर 1 आता है कि कुछ शब्द जैसे एकमात्र, केवल, सर्वोत्तम, निश्चित, प्रबल या ठोस आदि जिसमें सम्मिलित हो तो वैसी पूर्व धारणाएं मान्य नहीं होती हैं। हमने ये चीज निष्कर्ष में भी पढ़ी थी, याद हो आपको। तो निष्कर्ष में ये चीज और वो चीज कॉमन है, लेकिन हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक कथन है कि पैकिंग के लिए बहुमुखी धातु एल्यूमिनियम का उपयोग करें। ये कह रहा है कि अगर तुम्हें पैकिंग करनी है तो बहुमुखी धातु हमारे पास जो है एल्यूमिनियम, उसका उपयोग करें। हमारे पास एक धारणा है कि एल्यूमिनियम पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली एकमात्र सर्वोत्तम धातु है। इस वाले स्टेटमेंट में कहीं ये दिया गया है कि एकमात्र यही धातु है जो पैकिंग के लिए यूज होगी, या आपको कहीं नॉलेज है या आपको कुछ ज्ञात है कि सिर्फ एल्यूमिनियम ही पैकिंग करती है और कोई धातु होगी नहीं? समझ रहे हो? तो और भी धातु हो सकती हैं जो पैकिंग के लिए काम आ सकती हैं, एकमात्र सर्वोत्तम धातु नहीं है ये। इसका मतलब ये वाला हमारा धारणा गलत हो गई। समझ रहे हो? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा पॉइंट नंबर 1। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। एक जनहित सूचना जो लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है का कुछ प्रभाव होता है। सूचना जारी करने वाले का यह कर्तव्य होता है कि इसे इस प्रकार से जारी किया जाए ताकि इसका कुछ प्रभाव हो और सूचना जारी न करना हानिकारक हो। इसका कहने का मतलब है जो सूचना जारी कर रहा है उसका यह कर्तव्य है कि उस सूचना को पढ़ने के बाद लोगों पर उसका कुछ प्रभाव पड़े, और अगर वो सूचना जारी नहीं करता तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हानि हो जाती। हमारे पास कथन नंबर 1 है कि कृपया चलती ट्रेन से बाहर न झुकें, रेलवे डिब्बे में एक सूचना दी गई है। धारणाएं क्या है हमारे पास? लोगों द्वारा इस नोटिस पर ध्यान देने की संभावना है। हाँ, वो नोटिस लगा ही इसलिए गया है ताकि लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। जब आप रेलवे में बैठे होंगे तो आपने भी ऐसी चीजें पढ़ी होंगी। हमारी धारणा नंबर 2 कहती है कि ऐसे नोटिस जारी करना रेलवे का कर्तव्य है। हाँ, सूचना जारी करने वाले का यानी रेलवे का यह कर्तव्य है कि वो नोटिस जारी करे। इस मामले में अगर वह नोटिस जारी नहीं करेगा तो हो सकता है जान माल की हानि हो जाए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पूर्व धारणा मान्य होने के लिए एक कार्यालय सूचना ऐसी होनी चाहिए जो कार्यालय के लाभदायक या फायदेमंद हो। हमें कथन दिया गया है कि अगले महीने से हर कार्यकर्ता के लिए दैनिक रिपोर्ट यानी प्रतिदिन रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य कर दिया, एक कंपनी द्वारा जारी नोटिस। तो धारणाएं जो हमारी दी गई हैं वो है नोटिस कर्मचारियों द्वारा पढ़ा जाएगा। हाँ बिल्कुल, नोटिस या अपील कब की जाती है? जब लोग उसे देखें, पढ़ेंगे बिल्कुल। सेकंड नंबर पर आता है कि श्रमिकों द्वारा प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करना कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होगा। हाँ, यही तो ऊपर बोला गया था, कार्यालय आदेश जब भी निकलेगा तो उसमें कार्यालय का फायदा ही होना है। समझ रहे हो? तो ये तो बहुत आसान था। चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि प्रचार के कुछ परिणाम होते हैं जो खोजे जाते हैं तथा लोग इन परिणामों से आशा रखते हैं। पूर्व धारणा मान्य होने के लिए प्रचार ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ परिणाम निकलते हों और वो परिणाम खोजा गया हो और लोग इन परिणाम से आशा भी रखते हो। अर्थात कहने का मतलब इसका यह है, अगर कोई भी व्यक्ति एक विज्ञापन अथवा प्रचार कर रहा है तो इसका मतलब उसका कुछ परिणाम हो, तो परिणाम तो निकलेगा ही, तभी तो वो विज्ञापन दे रहा है। और अगर विज्ञापन दे रहा है इसका मतलब लोग उसे खोज रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ है क्या मार्केट में। लेकिन आपने जैसे ही विज्ञापन दे दिया तो लोग उसकी ओर आकर्षित हो गए कि हाँ चलो जो चीज हम ढूंढ रहे थे वो हमारे पास है। यानी उन्होंने प्रचार में देख लिया या विज्ञापन में देख लिया कि जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो इस कंपनी के पास है या इसके पास है। समझ रहे हो इस चीज की बात? जैसे कथन के तौर पर मैं आपको बोलता हूँ कि अरिहंत की जो बुक है एकमात्र पत्रिका है जो तर्क और गणित पर विशेष लेख देती है। एक विज्ञापन इन्होंने निकाला है अरिहंत वालों ने। तो धारणा हमारी फर्स्ट है कि विज्ञापन का इसे पढ़ने वालों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। हाँ बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। धारणा नंबर 2 हमारी कहती है कि लोग तर्क शक्ति और गणित पर विशेष लेखों की प्रतीक्षा करते हैं। हाँ बिल्कुल, विज्ञापन देने का मतलब है कि लोग उसे खोज रहे हैं। खोज रहे हैं मतलब प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी दोनों धारणाएं बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो इसमें है एक धारणा मान्य होगी यदि यह मात्र पुनर्कथन हो। इसे दिए गए कथन के अलग अलग शब्दों में रखा जाए। निम्नलिखित उदाहरण इस बिंदु को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। हमारे पास कथन है कि कुछ या कई इतिहासकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे पास जो धारणा है वो है तथ्यों को विकृत करने वाले और समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोग इतिहासकार हैं। मतलब कुल मिला के आगे पीछे सेंटेंस करके बोल दिया वही चीज जो कथन में दे रखी है। इसका मतलब एक धारणा अमान्य होगी कब? जब
पुनर्कथन चीज लिखी गई हो। इसका मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों बराबर हैं। समझ रहे हो कैसे? बस इनको आगे पीछे कर दिया गया, बात एक ही चीज हो रही है। इसमें से कुछ अनुमान लगा क्या? ये कोई अनुमान है क्या? बताओ। पूर्व धारणा है? नहीं, ये तो वही चीज है जो सीधा सीधा कथन में बोली गई है। इसका मतलब इसलिए ये वाली धारणा अमान्य घोषित हो गई। समझ रहे हो? तो ये वाली धारणा नहीं निकलेगी, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट हम सेम का सेम नहीं लिख सकते आगे पीछे करके, हमें उसके अंदर की छुपी हुई पूर्व धारणा निकालनी है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कथन हमारे पास है कि भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में ब्रांड एक्स की बिक्री सबसे अधिक है। इसका कहने का मतलब है भारत में जितनी भी टीवी कंपनी है उनमें सबसे ज्यादा बिक्री होती है किसकी? ब्रांड एक्स की। इसका मतलब अगर मान लो ये स्टेटमेंट आपने बोला, ये हो आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हो, ठीक है, और आपने अपने दोस्त को बोला ऐसे इसको, और तीसरा एक बंदा है जो बातें आपकी सुन रहा है, तो आपने इसको ये कथन बोला कि भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में ब्रांड एक्स की बिक्री सबसे अधिक है। ठीक है, अब ये भाई साहब आते हैं इधर से, ये बोलते हैं कि भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या कि किसी अन्य ब्रांड के टीवी सेट की बिक्री ब्रांड एक्स के जितनी अधिक नहीं है। अब भाई साहब तुमने इसको मारा चाटा। भाई तू पागल है, जो चीज मैंने बोली वही चीज तूने उल्टी भाषा में बोल के बता दी मेरे को। बात तो एक ही निकल रही है। कैसे? भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में ब्रांड एक्स की बिक्री सबसे ज्यादा है, और इसमें इसने बोल दिया कि किसी अन्य ब्रांड के टीवी सेट की बिक्री ब्रांड एक्स जितनी अधिक नहीं है। अरे बात तो एक ही हो गई, बस उल्टा सीधा करके बोल रहे हैं। समझ गए? आपने मारा इसको चाटा और ये भगा चला गया मम्मी के पास। अब समझ में आ गया पॉइंट नंबर 5। हमें कोई भी कथन दोबारा नहीं लिखना है आगे पीछे वर्डिंग करके, हमें उसके अंदर का पूर्वानुमान या पूर्व धारणा निकालनी है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट। तो अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, तो इसमें दिया गया है कि उसी तथ्य को दोहराने का थोड़ा अलग मामला है। इसमें तीनों विषय क्रिया विधेय में से दो को नकारात्मक में बदल दिया जाता है, जिससे वाक्य का अर्थ बदले बिना उसका स्वरूप बदल जाता है। कथन का विकृत रूप एक अमान्य धारणा है। जैसे, चलिए इस चीज को उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारे पास कथन है कि मित्रता लाभदायक है। धारणाएं बोलते हैं कि शत्रुता हानिकारक है। अरे बात हो रही मित्रता की, शत्रुता कहां से आ गई भाई? ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया वैसे डायरेक्ट, क्योंकि हम तो मित्रता के बारे में बता रहे हैं कि वो लाभदायक है। अब शत्रुता हानिकारक है या नहीं पता नहीं, लेकिन आप एक चीज और देख लो, ये क्या कहना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि जो तथ्य कथन में दिए गए हैं उसी को दोहराया जाए, लेकिन क्या करके? विषय क्रिया विधेय को दो को नकारात्मक करके, वाक्य का स्वरूप बदल के। तो वाक्य का स्वरूप ही तो बदल रहा है। मित्रता लाभदायक है, इसका मतलब शत्रुता हानिकारक है। समझ रहे हो? तो सेम चीज यहां बोली गई है, तो ये तो गलत हो गया। अब शत्रुता लाभदायक नहीं है, अरे हानिकारक है, लाभदायक नहीं है, बात तो एक ही, ये भी कट गया। अब मित्रता हानिकारक नहीं है, अरे भाई मित्रता हानिकारक नहीं है, ये तो बोल रहे मित्रता लाभदायक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सेम ही चीज नहीं है क्या? मित्रता हानिकारक नहीं है, इसका मतलब मित्रता लाभदायक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये और तीनों गलत है। क्यों? क्योंकि एक ही बात को नहीं में करके, या फिर विषय क्रिया विधेय को चेंज करके, या कोई और वर्ड ऐड करने के बाद सेम ही चीज बोली गई है जो हमें कथन में बोली गई थी। इसलिए ये धारणाएं गलत होती हैं। समझ रहे हो? चलिए पॉइंट नंबर 7 की ओर बात कर लेते हैं। धारणा वह चीज है जिस पर कथन आधारित होता है, न कि ऐसी चीज जो स्वयं कथन पर आधारित हो। कथन का अनुमान कथन पर आधारित होता है, तो दी गई धारणा अमान्य है। कैसे? हमारे पास एक कथन दिया गया है कि राम 27 जुलाई को गया गया था। गया मतलब बिहार वाला गया, बिहार में एक जिला है गया, ठीक है, वहां गया था। श्याम उसके 2 दिन बाद गया। तो हमारे पास जो धारणा दे रखी है वो क्या है? श्याम 29 जुलाई को गया था। अब एक बात बताओ जरा, ये अगर ये ना दिया जाता तो क्या हम ऑटोमेटिक नहीं समझ आ रहा हमें कि 27 जुलाई और 2 दिन बाद यानी +2 इसमें ऐड करेंगे तो यानी ये 29 तारीख को गया, यानी 29 जुलाई को गया। अरे इसमें तो कथन में बोला गया है कि भाई श्याम 29 जुलाई को गया, तो तुम धारणा कैसे निकाल सकते हो? धारणा तो जब निकलेगी ना जब तुम अपना दिमाग लगा के कुछ चीज निकाल लो। समझ रहे हो? कथन में ऑलरेडी जो चीज दी गई है उसका पता लगाने से थोड़ी ना वहां तुम्हारा धारणा निकलेगी। इसका मतलब ये वाली धारणा गलत हो गई, क्योंकि वो स्टेटमेंट में ही दिया गया था कि उसके 2 दिन बाद गए, यानी वो 29 जुलाई को ही गया था। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 8 की अगर बात करते हैं, तो इसमें कहता है कि आमतौर पर कोई किसी को इस धारणा के साथ सलाह देता है कि उसकी सलाह सुनी जाए। इसका कहने का मतलब है,
अगर मैं आपको सलाह दूंगा या आप मेरे से सलाह मांगते हो, इसका मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर मैंने आपको सलाह दी तो आप उस सलाह को मानोगे। तो एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं, जैसे कथन दिया गया है कि तुम्हें अपने बच्चों को एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ए ने बी को सलाह दी। क्यों? क्योंकि ए को पता है कि विशेषज्ञ डॉक्टर ज्यादा बुद्धिमान होता है और वो अच्छे से इलाज कर सकता है झोला छाप के कंपैरिजन में। तो धारणा हमारी जो दी गई है वो है, एक विशेषज्ञ डॉक्टर किसी बीमारी को साधारण डॉक्टर की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से ठीक कर सकता है। बिल्कुल सही। हमारी धारणा नंबर 2 दी गई है कि बी ए की सलाह पर ध्यान देगा। हाँ, बिल्कुल ध्यान देगा। अभी यही तो बोला है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को सलाह दे रहा है, इसका मतलब वो एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी सलाह मानेगा, और माननी भी चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 9 की बात कर लेते हैं। किसी भी कथन की धारणा कथन के प्रभाव क्षेत्र के बाहर नहीं हो सकती। उदाहरण नंबर 1 के आधार पर समझते हैं। कथन दिया गया है कि लड़का इतना ईमानदार है कि झूठ नहीं बोलेगा। हमें दिया गया है कि जो झूठ नहीं बोलने वाले हैं वो है ईमानदार, यानी जो ईमानदार हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है। मुझे जो चीज दी गई है सिर्फ इतना दिया गया है कि झूठ नहीं बोलने वाले के बारे में बताया गया कि झूठ नहीं बोलते कौन ईमानदार। अब ये बोल रहा है कि बहुत ईमानदार लड़के भी झूठ बोलते हैं। अरे देखो, मुझे जो दिया गया है कथन उसके बारे में बात की गई कि झूठ कौन नहीं बोलता है। कौन बोलता है, कौन कैसे बोलता है, भाई उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। समझ गए? ये धारणा बिल्कुल नहीं निकलने की। क्यों? क्योंकि लड़के भी झूठ बोलते हैं। मुझे तो बात की गई झूठ नहीं बोलने वालों की। चाहे झूठ कोई भी बोलता है फिर है भाई, उससे मतलब नहीं है फिर हमें। यानी हमारी जो पेरीमीटर है वो इतना है। अब तुम ला रहे हो भाई ये बंदे भी हैं, ये भी हैं, ये भी झूठ नहीं बोलते। अरे इनसे क्या मतलब है? ऐसा तो दुनियादारी आ जाएगी यहाँ। समझ गए? धारणा नंबर 2 क्या कहती है? बेईमान लड़के भी सच बोलते हैं। अरे बात चल रही है ईमानदार लोगों की, अब तुम इसमें ला रहे हो बेईमान। मैं बेईमान हूं, ये बेईमान आ गया है। अरे ये भी गलत हो गया भाई। बात तो ईमानदार की ही चल रही थी, तुम बेईमान कहां से लिया है? इसका मतलब बेईमान आ गया इसमें, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 10 हमारा कहता है कि यदि कोई धारणा अतीत और भविष्य के बारे में बता रही है तो धारणा हमेशा गलत होगी। ओके। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। कथन दिया गया है कि सरकार जो लोग पशु बल्लू का पर गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। इसका मतलब है जो गोदावरी नदी में एक नाव दुर्घटना हुई थी उसमें जितने भी लोग मारे गए थे उन सबको सरकार 5-5 लाख रुपए देगी। ठीक है। धारणा हमारी क्या कहती है? धारणा नंबर 1 है कि सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। अरे पर्याप्त धनराशि है तभी तो 5 लाख रुपए मिलेंगे ब्रो। इसका मतलब ये वाली धारणा तो सही हो गई। धारणा नंबर 2 हमारी क्या कहती है कि सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। भाई इसमें तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि सरकार भविष्य में कुछ करेगी या नहीं करेगी। तुम अपने आप ही अपना अजम्पशन लगा लो कि भाई भविष्य में ऐसे चलेगा वैसे चलेगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट है गलत। तो हमारे इसमें सिर्फ धारणा नंबर 1 सही है, धारणा नंबर 2 गलत है। समझ गए? क्योंकि भविष्य के बारे में बता रही है और भविष्य के बारे में हमारे पास कोई भी कथन नहीं दिया गया है। समझ गए? इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। आई होप आपको ये 10 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनके बेस्ड पर ही मैं आगे 20 क्वेश्चंस लेने वाला हूं, ताकि आपने ये जो 10 पॉइंट सीखे हैं आप इनका इस्तेमाल आने वाले एग्जाम्पल्स में कर पाए और अपना भविष्य बेहतर कर पाए। समझ रहे हो? प्रैक्टिस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए थे, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एसएससी सीजीएल 2016 में हुआ। कथन है घाटे की पूर्ति हेतु डाक दरें बढ़ाई गई। तो हमारी जो धारणा है वो है, धारणा नंबर 1 कहता है कि वर्तमान में दरें बहुत कम है। धारणा नंबर 2 कहता है कि यदि दरें नहीं बढ़ाई गई तो घाटा पूरा नहीं होगा। तो आप एक चीज बताओ, इसमें डायरेक्ट कौन सी बात की गई है कि घाटे की पूर्ति हेतु डाक दरें बढ़ाई जाए। इसका मतलब जो घाटा है वो पूरा करने के लिए हमें डाक दरें बढ़ानी पड़ेगी। और डायरेक्ट हमारा ये स्टेटमेंट सीधा इससे निकल रहा है। इसका मतलब ये वाला तो सही हो गया। बात करते हैं पहले वाले की। एक बात बताओ कि अगर किसी भी चीज की अगर दर बहुत कम है तो क्या हमारे पास ये रीजन बहुत सॉलिड है कि हम दाम बढ़ा दें? मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं। जो 5 रुपए का पेन आज आप खरीद रहे हो, मैं बोलता हूँ भाई इसकी दर बहुत कम है, आप एक काम करो इसे 25 रुपए का बेच दो। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या इस बेस पे हम अपना दाम बढ़ा सकते हैं क्या, कि किसी चीज की दर कम है तो हम दाम बढ़ा दें? इसका मतलब पूर्व धारणा 1 तो गलत हो गई भाई।
वर्तमान में दरें बहुत कम है, इससे इसका कोई रोल नहीं है कि हमें दर बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। समझ रहे हो, हमें तो घाटे की पूर्ति हेतु बढ़ानी है, ना कि उसकी दर कम है इसलिए बढ़ानी है। समझ रहे हो ना, ये याद रख लो, ऐसा क्वेश्चन पक्का आने वाला है, वर्तमान दर वाला, और सेम का सेम स्टेटमेंट छपा मिलेगा पेपर में अगर आया तो ये वाला। समझ रहे हो, वर्तमान में दरें बहुत कम वाला। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है आरआरबी एएलपी, पी छूट गया, एएलपी सीवीटी 1 2018 में आया था। कथन क्या कहता है, श्याम गीता को बताता है कि श्रीलंका पहुंचने का रास्ता वायु मार्ग और जल मार्ग से है। ठीक है, हमारी धारणा कहती है कि गीता को श्रीलंका जाना पसंद है। भाई इसमें तो नहीं पता लग रहा कहीं गीता को श्रीलंका जाना पसंद है या नहीं, तो टाटा बाय बाय करो। धारणा नंबर 2 हमारी कहती है कि श्याम को लोगों को सलाह देना सबका शौक है। भाई इसमें भी ऐसा नहीं पता लग रहा है कि उसे शौक है या नहीं, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत। तो हमारे ने तो एक ने तो दो धारणा निहित है। समझ गए, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो यूपी पुलिस जेल वार्डर में आया था 2020 में। ठीक है, कथन हमारा क्या कहता है, इस देश में 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद लोग मतदान कर सकते हैं। हमारी जो धारणा नंबर 1 है वो कहती है कि स्वतंत्रता से पहले कोई मतदान प्रक्रिया नहीं थी। भाई इसमें कुछ ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास नॉलेज है इतनी, तुम्हारे पास कोई अनुमान है, पूर्व धारणा है कि मतदान जो है वो प्रक्रिया स्वतंत्रता से पहले नहीं थी, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, खामा खाई लगा रहा है। हमारी धारणा नंबर 2 क्या कहती है कि 18 वर्ष की आयु में मतदाता किसी व्यक्ति को वोट देने के बारे में परिपक्वता से निर्णय ले सकता है। हाँ ये स्टेटमेंट सही है, वो सोच सकता है अपने बुद्धि से कि हाँ मुझे किसको वोट देना है किसको नहीं, 18 वर्ष की आयु इसलिए तय की गई है। समझ गए, इसका मतलब हमारा सिर्फ पूर्व धारणा सेकंड वाले निकलती है, यानी आंसर नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया कथन, यदि कोई एथलीट डोप टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे कुछ वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हमारी धारणा कहती है कि एथलीट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही, तो खुद बोल रहा है। धारणा नंबर 2 में क्या है, यह पता लगाना संभव है कि एथलीट निश्चित पेय पदार्थ या सप्लीमेंट का सेवन करता है। अरे डोप टेस्ट जो होता है वो इसी का तो पता लगाने के लिए होता है, तो और वो बोल भी रहा है कि डोप टेस्ट में फेल हो गया, तो इसका मतलब ये संभावना बिल्कुल सही होगी। तो हमारे दोनों कथन सही है, इसका मतलब कौन सा आंसर है, दोनों अनुसरण करते हैं। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 जो आरआरबी एएलपी सीवीटी 1 2018 में आया। कथन क्या कहता है कि वाई ने एक्स को सलाह दी कि यदि वह प्रबंधन का अध्ययन करना चाहता है या चाहती है तो उसे आईआईएम में शामिल होना चाहिए। आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अच्छी प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। अरे हाँ, तभी तो वाई ने एक्स को सलाह दी। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में बोलता है कि एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह को सुनता है, बिल्कुल सुनेगा। अरे कोई सलाह किसी को क्यों देगा, क्योंकि वो उसकी सुनेगा। इसका मतलब इसमें दोनों निष्कर्ष हमारे सही है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बहुत आसान सवाल है, पीछे अभी पॉइंट में बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो इसमें कथन दिया गया है कि मोबाइल की लत एक मनोवैज्ञानिक विकार है और एक मनोवैज्ञानिक अपने ग्राहक को यह बताता है। धारणा क्या है, एक मनोवैज्ञानिक मानसिक विकारों से निपटता है। हाँ, साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, जो तुम्हारे दिमाग की हालत सही करता है। जब तुम्हारा दिमाग हट जाता है ना, जब तुम पैदल हो जाते हो दिमाग से, तो मनोवैज्ञानिक के पास जाया करो। ठीक है, एक काम करना, आज के बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हारा दिमाग सही कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, कथन दिया गया है यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता कैद कर लेंगे, यदि नहीं है तो हम आपको सुंदर बना देंगे, एक फोटो स्टूडियो विज्ञापन देता है। इसका मतलब अगर कोई एक फोटो स्टूडियो विज्ञापन दे रहा है तो इसका मतलब लोग उसे खोज रहे हैं। हाँ, इसलिए विज्ञापन दिया गया है। और विज्ञापन देने का मतलब है, इसका मतलब उसकी डिमांड है। हाँ ये भी ठीक है, ये चीज हमने पीछे भी पॉइंट में पढ़ी थी। धारणा नंबर 1 में क्या है कि एक फोटो सुंदर हो सकता है चाहे वह व्यक्ति सुंदर हो या ना हो। हाँ, अरे ये तो सीधे सीधे इसने बोला ही है कि सुंदरता कैद कर लेंगे, ये नहीं तो हम आपको सुंदर बना देंगे। ओके, धारणा नंबर 2 क्या है, लोग सुंदर बनना चाहते हैं। हाँ, इसकी डिमांड है, तभी तो वो विज्ञापन दे रहा है। समझ रहे हो, इसका मतलब दोनों कथन सही है, हमारा आंसर हो गया, दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, पुस्तक का उद्देश्य आम आदमी को शिक्षक की अनुपस्थिति में योग का अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शन करना है। इसका मतलब जो पुस्तक है उसका उद्देश्य मेन होता है कि अगर मान लो तुम्हारा शिक्षक अनुपस्थित है तो आप योग का अध्ययन बुक से कर सकें। धारणा नंबर 1 क्या कहती है कि योग का शिक्षा हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। हाँ, तभी तो बुक बनाई गई है, बिल्कुल सही है। धारणा नंबर 2 क्या दी गई है कि योग को किताब की मदद से सीखा जा सकता है। हाँ, तभी तो बनाई गई है बुक, इसका मतलब दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कथन है कि प्रेम विवाह अधिकतर तलाक में समाप्त होते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, अगर
आप यहाँ हो ये, और ये बात आपने इस वाले बंदे को बोली जो आपकी बात बहुत अच्छे से सुन रहा है, ठीक है। हाँ भाई सुना रहे हो कि प्रेम विवाह अधिकतर तलाक में समाप्त होते हैं, आपने इसको ये बात बोली, ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि प्रेम विवाह होते हैं, हाँ बिल्कुल सही। और क्योंकि तलाक की बात हुई है, अधिकतर तलाक, तलाक इसका मतलब तलाक के मामले अभी भी हैं, ये तो बंदा यही सोचेगा ना। तो इसका मतलब है इसकी पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों निकलती है। समझ में आया? जब भी आप किसी भी सवाल में फंसो ना ऐसे वाले में, तो बस कथन जो है वो ऐसा समझ लो कि तुमने ही बोला है किसी और बंदे को। अब वो बंदा कैसे सोच सकता है वो तुम खुद सोचना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि यूपी ट्रिपल एससी मंडी इंस्पेक्टर में आया था 30 मई 2019 में, शिफ्ट 2 में, ठीक है। कथन क्या कहता है, ट्रेन सुबह 8 बजे है, हमें 7 बजे निकलना चाहिए, पिता ने परिवार को निर्देश देते हुए कहा। धारणाएं क्या कहती हैं? धारणा नंबर 1 कहती है ट्रेन जल्दी आ सकती है, गलत। इसमें कुछ ऐसा बोला है कि ट्रेन जल्दी आ जाएगी, और ट्रेन वैसे भी जल्दी नहीं आती, ये हमारा अनुमान नहीं, पूर्व धारणा भी नहीं, हमारे पास जितनी नॉलेज है उतनी। ट्रेन हमेशा लेट होती है, जल्दी नहीं आती, ओके। धारणा नंबर 2 क्या कहती है? परिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचने में औसतन 1 घंटे का समय लगता है। हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर 7-8 बजे ट्रेन है और 7 बजे निकल रहे हैं, इसका मतलब औसतन 1 घंटे का समय लगेगा। तभी तो वो पिताजी ने कहा है, भाई पिताजी ने बोला तो बात माननी पड़ेगी, समझ गए ना। तो निष्कर्ष नंबर 2 कथन केवल धारणा सेकंड, तो आंसर क्या है? केवल धारणा सेकंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मंडी इंस्पेक्टर के शिफ्ट 2 में ही क्वेश्चन आया था, आप चेक कर सकते हैं। कथन क्या है, यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक है। इस नंबर पर कॉल कीजिए। स्कूल बस के पीछे एक स्टिकर लिखा हुआ था, यानी स्टिकर में बताया गया नोटिस मान लो वो। इसके बारे में हमारी जो धारणा है वो क्या है? धारणा नंबर 1, व्यक्ति उस नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे जब वे देखेंगे कि बस को तेज गति से चलाया जा रहा है। एक चीज बताओ जरा, इसमें क्या बोला गया है? नंबर नोट करने के लिए बोला गया है कि नंबर पर कॉल करने के लिए? भाई वो पहले थोड़ी डायरी में उतारेगा, इसका मतलब ये वाला तो डायरेक्ट खत्म हो गया, ये धारणा तो निकलेगी नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि नोट करने के लिए बोल रहा है, हमें तो कॉल करनी है। धारणा नंबर 2 क्या कहती है? अधिकारियों का मानना है कि जब कुछ व्यक्ति बस को लापरवाही से चलाए जाते हुए देखेंगे तो वे नंबर को लिखने और कॉल करने का कष्ट उठाएंगे। तो हमारा सेकंड नंबर सही हो गया कि नंबर को लिखने और कॉल करने का कष्ट उठाएंगे। वही तो बोल रहा है कि नंबर पर कॉल कीजिए, तो इसका मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो कथन नंबर 2 हमारा सही है, यानी आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मिड डे मील योजना की शुरुआत के बाद पब्लिक स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति में 20% की वृद्धि हुई है। धारणा क्या कहती है? धारणा नंबर 1 है स्कूल जाने के लिए भोजन एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है, हाँ तभी तो 20% की वृद्धि हो गई, पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड धारणा क्या कहती है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत से पहले सरकारी स्कूल में उपस्थिति 100% से कम थी। बिल्कुल 100% से कम थी, कम बच्चे आते थे। समझ गए? ये धारणा तो बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल इजी हैं और दोनों आसानी से निकल रही हैं, तो यानी चौथा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, जो यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो के पेपर में आया था, कथन क्या कहता है कि टीवी के मनोरंजक होने के साथ साथ इसके ज्ञानवर्धक होने के तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि टीवी मनोरंजक तो है ही, साथ में ज्ञानवर्धक भी है, ठीक है। तो पूर्व धारणा हमारी क्या कहती है? धारणा नंबर 1 हमारी दी गई है कि लोग टीवी को केवल मनोरंजन का माध्यम मानते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, मनोरंजन का ही माध्यम मानते हैं, लेकिन ज्ञानवर्धक है वो, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। समझ गए? धारणा नंबर 2 है कि टीवी के शिक्षा संबंधी मूल्य को सही ढंग से समझा नहीं गया है। हाँ यही तो वो बोल रहा है कि जो है टीवी को सब लोग सोचते हैं मनोरंजक का साधन है, यानी मनोरंजन का साधन है, लेकिन वो ज्ञानवर्धक भी है। इसे अभी तक सही ढंग से समझा नहीं है लोगों ने, इसका मतलब दोनों सही है। तो हमारी धारणा जो है वो ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों निहित है। लेकिन एक चीज बताऊं, अगर इसमें ये वाला जो केवल है ना, ये उठा के अगर यहाँ पटक देता, ये गलत हो जाता। कैसे? लोग केवल टीवी को मनोरंजन का साधन मानते, ये गलत है। समझ रहे हो? आप सोचो कि इसमें तो केवल आ गया, ये डायरेक्ट गलत कर दो, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा लियो अपना। लोग टीवी को केवल मनोरंजन का माध्यम मानते हैं, यही तो वो बोल रहा है। लेकिन अगर ये केवल टीवी से पहले आ जाता तो गलत हो जाता। कैसे? कि लोग केवल टीवी को मनोरंजन का माध्यम मानते हैं, बाकी के मनोरंजन का माध्यम कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता अगर केवल टीवी से पहले आ जाता। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14, कथन सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चेतावनी। पूर्व धारणा गलत लिखा गया, डबल रिपीट हो गया, ठीक है। पहली धारणा दी गई है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य सुधरता है। धारणा नंबर 2 दी गई है कि वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, चेतावनी या अपील या नोटिस क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसकी जरूरत है। इसका मतलब ये वाला तो स्टेटमेंट गलत हो गया कि जरूरत नहीं है, जरूरत तो है इसकी, ठीक है। अब क्या स्टेटमेंट नंबर यानी धारणा नंबर 1 सही है या गलत है? एक बात बताओ, इसमें क्या बोला गया कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। मुझे तो सिर्फ ये बोला गया कि पीने के बारे में बात चल रही है, सिगरेट पीने के बारे में। इसमें बोल रहा है कि सिगरेट नहीं पीना। अरे नहीं पीने की तो बात ही नहीं हुई। इसका मतलब ये वाला किस चीज का पॉइंट नंबर, वो जो पॉइंट मैंने बोला था ना कि पेरीमीटर से बाहर की चीजें आ रही हैं, वही है। इसमें तो पीने के बारे में बात कर रहा है और इसमें बोल रहा है कि नहीं पीने वाला, तो ये वाली तो बहुत दूर दूर है इससे, यानी इसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर है 3, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कथन है प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। दूसरा है आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे से पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। धारणाएं क्या कहती हैं? यदि लोग सुबह 10 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं बैठेंगे तो समारोह शुरू नहीं होगा। हाँ, ऐसा भी भला होता होगा? गलत। धारणा नंबर 2 क्या कहती है? समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब धारणा नंबर 2 सही है। ओके, नेक्स्ट। आगे आने वाले 5 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो नए टाइप के क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, स्पेशली यूपी के एग्जाम्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर बाय चांस ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो आप पहली बार में तो इसको सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो सोचोगे ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो देखिए, आपको देता हूं सरप्राइज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, जो यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो 22 दिसंबर 2018 शिफ्ट टू, अरे शिफ्ट कैसे लिखा गया है भाई? SHIFT होता है, ठीक है। सही कर लेना, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन वो मिसप्रिंट हो गया, गलती से लिखा गया। कथन क्या दिया गया है कि केवल मरी हुई मछलियां ही प्रवाह के साथ तैरती हैं। केवल मरी हुई मछलियां ही प्रवाह के साथ तैरती हैं। धारणा क्या है? धारणा नंबर 1 कहती है कि मछलियां प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। धारणा नंबर 2 कहती है कि सोचने और निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से ये वाला तो कथन खत्म हो गया, क्योंकि इसका और इसका तो कोई मेल ही नहीं खा रहा है। और मछलियां प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती, ऐसा कुछ बोला नहीं गया। ये तो तैरने की बात चल रही है, नहीं तैर सकती तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं तैरने की बात थोड़ी हुई है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि हमारा प्रभाव क्षेत्र बाहर है, हम बात कर रहे हैं तैरने वालों की, तुम बात कर रहे हो नहीं तैरने वालों की। तो ये वाला तो तुम प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो गए, इसके पेरीमीटर से बाहर, तो उस वाले रूल के अकॉर्डिंग ये वाला तो वैसे ही कट गया। इसका मतलब अब आप आंसर मारोगे इसका, यानी ना तो 1 ना तो 2। लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूं जादू। जादू ये है कि ये जो कथन दिया गया है ना, ये एक रूपक है, मतलब अलंकार है, एक मुहावरा टाइप है। कलर कर लेते हैं इसको गरीब। तो हमारा कथन है कि केवल मरी हुई मछलियां प्रवाह के साथ चलती हैं, ये हमें दिया गया है। ये एक रूपक है, मतलब अलंकार है या मुहावरा टाइप मान लो, जिसका अर्थ है कि केवल वे जो सोचते नहीं है या अपने लिए निर्णय नहीं लेते हैं, बस प्रवाह के साथ चलते हैं। मतलब जैसे चल रहा है चल रहा है, बस कुछ नहीं सोचना अपने बारे में, कुछ नहीं करना। या फिर भीड़ के साथ साथ चलते हैं, भीड़ का अनुसरण करते हैं, जो बताता है कि उनमें व्यक्तित्व की कमी है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं। क्या धारणा नंबर 1 हमारी क्या है? मछली प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। यह धारणा निहित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मामला है ना, वो हमारे प्रभाव क्षेत्र से बाहर का है। जैसे इस कथन में जीवित मछलियों की क्षमताओं पर टिप्पणी नहीं करता है, केवल मृत मछलियों की क्षमताओं पर टिप्पणी करता है। इसलिए ये वाला जो कथन है, ये वाली जो धारणा है, वो हमारे प्रभाव क्षेत्र से, हमारे पेरीमीटर से बाहर है। इसलिए ये वाली धारणा तो होगी गलत। समझ रहे हो? ये वाली तो हमने पैसे भी गलत कर ली थी। धारणा नंबर 2 क्या कहती है कि सोचने और निर्णय लेने में व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए। यह धारणा वास्तव में निहित है। ये धारणा निहित है। क्यों? क्योंकि रूपक यानी ये वाली जो हमें टिप्पणी यानी ये वाली जो लाइन दी गई थी, उसका क्या मतलब है कि प्रवाह के साथ नहीं जाना चाहिए, भीड़ का अनुसरण नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि, अपने सोचने और निर्णय लेने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है यानी धारणा है, वो सही है। समझ रहे हो? तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा, केवल धारणा 2 निकलती है, 1 नहीं निकलती। समझ गए? इसका मतलब ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17, ये भी यूपी ट्रिपल सी वीडियो 2022 दिसंबर में शिफ्ट SHIFT 2 में पूछा गया कथन क्या था, क्या होगा से बेहतर है ओह। अब निकाल लो भैया, क्या धारणा निकाल लोगे। धारणा नंबर 1 दी गई कि समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए। धारणा नंबर 2 दी गई है, यदि आप असफल होते हैं तो आप सीखेंगे कि समस्या से कैसे निपटा नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप मान लो असफल हो गए तो आपको कहीं ना कहीं ये पता लग जाएगा कि मुझे इससे कैसे नहीं निपटना है और किससे कैसे निपटना है। तो दोनों चीजें के बारे में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वाली लाइन से इसका और इसका कोई रिलेशन दिख रहा है नहीं, लेकिन है। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो हमें कथन जो दिया गया है वो है क्या होगा से बेहतर है ओहो। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ठीक है। इसका वास्तविक अर्थ है, मान लो आपको निकालना है यूपी पुलिस SI। आप सोच रहे हो भाई कैसे होगा, क्या होगा। आप बिना किसी मेहनत किए, बिना कुछ प्रयास किए आपने ये सोच लिया कि क्या होगा यार, ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा। तो ये सोचने से अच्छा है कि आप एक प्रयास करें और संभवतः गलती होगी, गलती मतलब आप फेल होंगे, आप कुछ मिस्टेक करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप चीजें सीखेंगे। समझ रहे हो। तो आप ये जैसे आप मान लो एक क्वेश्चन कर रहे हो कोई सा, तो आपने अगर गलती कर दी और बाद में जब आप उसे सुधारोगे तो आप कहेंगे ओह ये मिस्टेक थी पहले, तो ये वाला ओहो वही वाला ओहो है। समझ गए ना। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम धारणा नंबर 1 पर चलते हैं। क्या कहता है कि समस्याओं को देखकर हार मानने से पहले आपको कोशिश करनी चाहिए, यही तो वो बोल रहा है। यानी पहली धारणा हमारी सही हो गई। दूसरी धारणा क्या कहती है, यदि आप असफल होते हैं, तो वो वही तो बोल रहा था, अगर आप असफल हुए तो आप कुछ तो सीखेंगे, आपको कुछ तो पता लगेगा कि गलती क्या नहीं करनी है, आपको इससे निपटना है या नहीं निपटना है। समझ रहे हो। तो वही तो आप सीखेंगे कि समस्या से कैसे निपटा, इसमें था पहले नहीं, स्टेटमेंट में वहां नहीं है, नहीं जा सकता है। तो आप अगर असफल हुए तो आपको सब चीजें पता लग जाती हैं कि समस्या से कैसे निपटना है और इससे कैसे नहीं निपटना है। समझ गए। इसका मतलब दूसरा भी हमारा कथन यानी धारणा 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसमें हमारी दोनों सही हैं। ओके, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यूपी ट्रिपल सी वीडियो 22 दिसंबर 2018 शिफ्ट 1। हर जगह शिफ्ट की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, SHIFT। दिमाग जब चलता है तो गलती करता ही रहता है फिर। ठीक है। कथन दिया गया है कि मुझे उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद है जिनमें अधिक ऑफर और डिस्काउंट है, इसलिए मैं जी मार्ट में अधिक और ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करता हूँ। मतलब इसमें चलती है कम खरीदारी, इसमें करता है अधिक। एक बात बताओ, इतनी बात से हमें क्या पता लग रहा है कि जी मार्ट पे है जो वो अधिक ऑफर देता है और डिस्काउंट ज्यादा है, तभी तो वहां से ज्यादा खरीदारी करता है। और खरीदारी करना उसको कहाँ से पसंद है, जहां से ज्यादा ऑफर मिलता है। चलिए कथन पर चलते हैं, हमारे जो हमें निष्कर्ष निकालनी है धारणा है। पहली, जी मार्ट और ब्लिस बाजार दोनों में अधिक ऑफर और छूट है नहीं। क्यों, क्योंकि ब्लिस बाजार कम खरीदारी करता है, इसका मतलब वो कम छूट देता है। ठीक है। हमारा जो कथन नंबर 2 है वो है ब्लिस बाजार में कोई ऑफर या छूट नहीं है। देख, हो सकता है वो छूट ना हो या हो सकता है कम देता हो, लेकिन कम खरीदारी अगर करता है इसका मतलब थोड़ा बहुत तो छूट देता है। नहीं तो ब्लिस बाजार में नहीं जाता भाई अगला बंदा, क्योंकि उसको तो पसंद है अधिक ऑफर और डिस्काउंट। इसका मतलब हमारा दूसरा वाला कथन सही नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 पर आता है, जी मार्ट में ब्लिस बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट है। हाँ, जी मार्ट में अधिक है और ब्लिस बाजार में कम है, तभी तो वो जी मार्ट से सामान ज्यादा खरीदता है। इसका मतलब हमारा तीसरा नंबर का धारणा बिल्कुल सही है। ये भी गलत हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कथन कहता है कि डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का सेवन करने की सलाह दी है क्योंकि मुझे मधुमेह है, इसलिए मैं आइसक्रीम कम खा रहा हूँ। ओहो, वेरी गुड। इस कथन से ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सी निहित है। ठीक है। धारणा नंबर 1 कहती है कि आइसक्रीम में कम चीनी होती है और आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। भाई ये तो गलत हो गया। इसमें कुछ ऐसा बोल रहा है कि मधुमेह के प्रभाव को कम कर देगी आइसक्रीम खाने से। धारणा नंबर 2 क्या कहती है, आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी की मात्रा कम हो जाती है जिससे मधुमेह की स्थिति बिगड़ जाती है। नहीं, ये भी गलत हो गया। धारणा नंबर 3 क्या कहती है, आइसक्रीम में चीनी होती है इसलिए आइसक्रीम का कम सेवन करने से चीनी का सेवन कम करने में मदद मिलती है। ठीक है। हाँ, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। ये तो इजी है, बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे आप, अपना आप भी कर सकते हैं, इसमें तो कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 जो आया है यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो के एग्जाम में, कथन है विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवर में बना लेगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे लिख के देंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या है। ठीक है। फिर मैं आपको एक एक करके रिप्लाई दे दूंगा कि किसका आंसर सही है किसका गलत।
वैसे मैं इतनी आशा रखता हूँ कि आप यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब आप 100% इस क्वेश्चन का आंसर सही दोगे। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, बस इतना कि अगर आपको लगता है ना कि आपने किसी भी वीडियो से या इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। उसमें आपका क्या ही जाता है, ठीक है, हमको ये पता लग जाता है कि हाँ लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। समझ रहे हो? अगर आप वीडियो के अंत तक आ चुके हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ थैंक्स। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 हम बहुत जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।